व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा जो पहला है एंटरप्राइज मार्केटिंग, उसमें आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और आई होप आपने प्रिपेयर भी कर लिया होगा। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ और इस पार्ट में हम लोग अगले 2 एलिमेंट्स की बात करेंगे। मैंने आपको प्रोडक्ट पढ़ाया, इस वाले पार्ट में हम प्राइस और प्लेस की बात करेंगे और फाइनल पार्ट में हम प्रमोशन की बात करेंगे। तो आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल बी हैविंग 3 मोर यूनिट्स और अगले 3 दिन में हमारे 3 यूनिट्स पूरे, तो आपका सिलेबस खत्म। तो चलिए इस यूनिट को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं और जल्दी से देखते हैं आज आपको इसमें और क्या क्या प्रिपेयर करना है। लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जल्दी से इसमें 4 P's में सेकंड P यानी कि प्राइस के साथ। तो देखो यार, प्राइस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस से रिलेटेड क्या चीज़ें बन सकती हैं? प्राइस मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो भी गुड या सर्विस है, आपने जो भी बनाया है, उसकी आप कस्टमर से क्या वैल्यू लेना चाहते हो, क्या आप पैसा लेना चाहते हो, वो प्राइस होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब प्राइस से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं? देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो ये होता है कि प्राइस सेट कैसे होगा, प्राइस कैसे सेट होगा। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है कि सबसे पहले कॉस्ट मेरा कितना आया है, दूसरा मार्केट में कॉम्पिटिटर किस रेट से बेच रहा है, क्या मैं अकेला सेलर हूँ या उसके और भी सेलर्स हैं, हम लोग को अपनी मार्केटिंग पे कितना खर्चा करना है, हम कौन सा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, यानी क्या मैं खुद बेचता हूँ प्रोडक्ट को या बीच में एक होलसेलर है या बीच में एक होलसेलर रिटेलर है। मतलब इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं प्राइस सेट करते टाइम, ठीक है। अब अलग अलग प्राइस सेट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग अपनाते हैं। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। सावधान इंडिया सवाल, कितनी प्रकार की स्ट्रैटेजीज हैं जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज अडॉप्ट करती हैं? सबसे पहली होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये काफ़ी बेसिक स्ट्रैटेजी रहती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी बस कॉस्ट कवर हो जाए, बस खर्चा निकल जाएगी। अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का बना है तो मैं 100 पार कर लूँ, बस इतना कमा लूँ कि खर्चे निकल जाए, मैं सर्वाइव कर पाऊँ, मेरी कंपनी ना डूबे। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एक बेसिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो कोई भी कंपनी इनिशियल फेसेस में शुरू करती है सो दैट उनकी कंपनी चलती रहे, डूबे ना। अब इसके कॉस्ट प्लस के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते होंगे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे। तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूँ 2-2, 3-3 सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये होता है सीधा सीधा कि आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाता है। इसमें से सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपका कॉस्ट कवर हो जाता है, सारा का सारा आपको मार्जिन मिल जाता है ठीक ठाक। दूसरा जो इसके अंदर होता है, प्राइस सेट करने का ये सिंपलेस्ट मेथड है। कोई इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, सबसे सिंपल सा मेथड है, आप प्राइस खुद से सेट कर सकते हो। तीसरा इसके अंदर आता है बेटा जी, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए होता, बहुत रिसर्च नहीं करनी करती, आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रहता है। तो प्राइस सेट करना काफ़ी आसान होता है, आपको पता है कि कितना खर्चा आया, आपको बहुत मार्केट रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी प्राइस सेट करने के लिए। तो इस प्रकार के आप इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात कि ये किसी भी प्रकार की फ्यूचर डिमांड को या फ्यूचर एनालिसिस को कवर नहीं करता, क्योंकि आपने कोई स्टडी तो करी नहीं, तो पता नहीं भविष्य में कितनी डिमांड होने वाली है, भविष्य में इन्फ्लेशन कितना होने वाला है, कुछ नहीं पता। आपने तो बस अपने खर्चे के हिसाब से निकाल लिया। तो फिर कैसे आप प्राइस सेट कर सकते हो? फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करोगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप फ्यूचर की डिमांड को कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, ये कॉम्पिटिटर के एक्शन को भी कंसिडर नहीं करता। कॉम्पिटिटर्स कैसे प्राइस रखेंगे, क्या उनके एक्शंस होंगे, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, हम इसमें वो भी नहीं देखते, हम बस अपनी कॉस्ट देखते हैं। तो भाई कॉम्पिटिटर तो आगे निकल जाएगा ना, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन वी हैव कौन सा वाला, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। कौन सा होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेट करने का मतलब कम रखना, पेनिट्रेट करने का मतलब प्राइस लो रखना।
यानी यूजुअली जब कंपनी नया नया एंटर करती है मार्केट में और वो चाहती है कि हम मार्केट कैप्चर करें, हम बाजार में रूल करें, शुरू में हमें कोई नहीं जानता तो हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो शुरू में क्या करा जाता है, कॉस्ट कम रखा जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। क्या जियो ने ऐसे ही करा था, पहले फ्री, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, अब और बढ़ाया, फिर और बढ़ा दिया। तो उन्होंने कौन सा पॉलिसी यूज करा, पेनिट्रेशन। पहले मार्केट कैप्चर कर लिया, कस्टमर ले लिए बहुत सारे, कस्टमर लेने के बाद फिर उन्होंने लो से प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, पहले इसके फटाफट से एडवांटेजेस देखो, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो, मार्केट कैप्चर, आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर सबसे जल्दी। दूसरी चीज होती है, आप अपनी गुडविल क्रिएट कर सकते हो, आप अपना गुडविल बड़े अच्छे से, अपनी गुडविल रेपुटेशन जनरेट कर सकते हो बाजार के अंदर। इसके बाद तीसरी चीज इसके अंदर होती है कि आप लोग बड़े ध्यान से कॉम्पिटिटर को पछाड़ सकते हो, कॉम्पिटिटर से कंपीट कर सकते हो, एंट्री नहीं होगी नए कॉम्पिटिटर की, आप इतना इजीली सारी चीजें कर लोगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत लो रहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत लो रहते हैं। दूसरी बात, आप कस्टमर का ना एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हो कि ये तो यार सस्ता ही देंगे सामान, तो आप फिर एक्सपेक्टेशन तोड़ते हो, फिर लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट खराब होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है जी। तीसरी होती है हमारे पास क्रीमिंग या स्किमिंग, क्रीमिंग या फिर स्किमिंग प्राइस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्राइजेस को हाई रखा जाता है, महंगा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ये स्किमिंग रखते हैं, ठीक है, या क्रीमिंग रखते हैं, इसमें ये प्राइजेस हाई रखते हैं। प्राइस हाई क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी गुडविल ज़बरदस्त है और ये इनका पता है कि इनका टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सी है, ये उन्हें कैप्चर करते हैं। तो इस सिनेरियो में इन्हें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, इसमें प्राइस हाई रखना है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज नंबर 1, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि ये अपने कॉस्ट बहुत जल्दी कवर करते हैं, कॉस्ट कवरेज और मार्जिन इनके लिमिटेड कस्टमर में ही पूरे हो जाते हैं। अगर इनके पास थोड़े बहुत कस्टमर भी है ना, तो इन्होंने प्राइस ऑलरेडी इतना हाई रखा हुआ है कि इनके टारगेट्स फटाफट पूरे हो जाते हैं। तो कॉस्ट कवरेज इनका जो है वो लिमिटेड कस्टमर्स के साथ ही हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो वो महंगा भी माल बेच सकते हैं अपना। इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं बेटा जी, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहली बात, आपका कॉम्पिटिटर कई बार लोअर प्राइस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर सेगमेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर का प्राइस, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग क्वालिटी क्वांटिटी देखते नहीं है, लोग बोलते हैं सस्ता कहाँ मिलेगा, क्वालिटी को छोड़ो सस्ता देखना है। तो कई बार आपका कॉम्पिटिटर आपको पीछे छोड़ देता है चीज़ें सस्ती देखकर। उसके बाद क्या होता है, कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, सरकारी रेगुलेशंस होती हैं, जिसके तहत आप बहुत हाई प्राइस नहीं रख सकते, तो वहाँ पे ये पॉलिसी फेल हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। देन वी हैव कौन सा वाला, देन वी हैव लास्ट वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी। ये तो नाम में ही है वेरिएबल प्राइसिंग। देखो कॉस्ट प्लस में क्या था, बस कॉस्ट जितना निकाल लो, पेनिट्रेशन लो रखना, स्किमिंग हाई रखना, ठीक है। और वेरिएबल प्राइसिंग में क्या होता है, वेरिएबल में समय के साथ प्लस माइनस करते रहना। यानी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कैप्चर हो चुका है, अच्छा है, तो आप बढ़ा दो। शुरू में आप सस्ता रख लो, फिर धीरे धीरे बढ़ा दो, या शुरू में आप महंगा रख दो, फिर जब आप नया लॉन्च करोगे पुराना सस्ता कर दो, फिर दूसरे वाले का प्राइस हो जाएगा, फिर जब नया लॉन्च करोगे तो पुराना वाला सस्ता हो जाएगा, नया वाला महंगा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो आपके पास चलती है, ठीक है जी। वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी इसी तरीके से काम करती है। वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी के क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। आप इसमें प्रॉफिट अर्निंग बढ़िया कर सकते हो, आप अपने मार्जिन्स जो हैं, मार्जिन्स मतलब आपका जो भी टारगेट्स हैं आप वो कवर कर सकते हो। इसके साथ आपकी जो गुडविल है आप वो भी जनरेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है यार, एक बढ़िया कंपनी है, सस्ता भी देती है महंगी भी देती है, आप उस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। डिसएडवांटेज ये हैं
कि कई बार कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। कस्टमर क्यों डिससेटिस्फाई हो जाता है? कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है कि यार मुझे तो महंगा मिला, अब सस्ता हो गया, है ना। कस्टमर आप फिर रिटेन नहीं कर पाते, आपका कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो परेशान होगा। और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के या इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के? इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप बाहर बाहर ऊपर नीचे करोगे तो कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बनेगा आपके ऊपर, ट्रस्ट ब्रेक होगा। तो ये भी एक इसके अंदर डिसएडवांटेज आता है। तो ये आपको सारा का सारा किस में पढ़ना है? ये सारा का सारा आपको पढ़ना है प्राइस में। तो प्रोडक्ट हमने पढ़ा, प्राइस हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेस। व्हाट इज द प्लेस? प्लेस इज बेसिकली जहां पे सामान मिल रहा है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जहां पे आके मिल रहे हैं वो प्लेस है ना, पॉइंट ऑफ सेल, इसी को हम प्लेस बोलते हैं। अब प्लेस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं? वो आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो? अगर मैं एक कंप्यूटर बनाता हूं तो वो कंप्यूटर कैसे बिक रहा है? क्या मैं खुद बेच रहा हूं या मेरा एजेंट बेच रहा है या होलसेलर, रिटेलर फिर मार्केट में पहुंच रहा है? तो उन्हें हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में चैनल्स होते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में चैनल्स होते हैं। चैनल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैनल्स आर देयर? देखो, चैनल्स होते हैं सबसे पहले जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब जो प्रोड्यूसर है वो ही डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल। बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, जीरो लेवल। फिर होता है वन लेवल। वन लेवल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने एजेंट या होलसेलर को बेचा और उसने कस्टमर को दे दिया। फिर होता है टू लेवल। टू लेवल में क्या होता है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर और रिटेलर के बाद कस्टमर। और फिर होता है थ्री लेवल। थ्री लेवल में क्या होता है? प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर एजेंट, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। यानी बेसिकली कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में कितने लोग हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। वन लेवल में एक है, टू लेवल में दो है, थ्री लेवल में तीन है। अब ये जो 1 2 3 है ना, इनको हम इनडायरेक्ट चैनल्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स। और जीरो को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल। तो याद रखना, जीरो लेवल को डायरेक्ट चैनल बोलते हैं, 1 2 3 को इनडायरेक्ट चैनल्स बोलते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे डायरेक्ट यूज होगा, कहाँ पे इनडायरेक्ट यूज होगा, कहाँ पे कम लोग, कहाँ पे ज़्यादा लोग? तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स हैं जिन बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्रोडक्ट किस तरीके का है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, किस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में जो आपको सबसे पहले देखना है वो आपको देखना है कि यूनिट वैल्यू कैसा है। नंबर 1 सबसे पहले लिखते रहना साथ साथ। नंबर 1 पे क्या लिखना है कि यूनिट वैल्यू कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ एक्सपेंसिव है, यूनिट वैल्यू में कोई चीज़ अगर एक्सपेंसिव है तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है तो उसके अंदर शॉर्टर चैनल्स होने चाहिए। ज़्यादा लोगों को इंक्लूड मत करो क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है। अब तुम और लोगों को जोड़ोगे तो वो भी अपना मार्जिन जोड़ेंगे, होलसेलर, रिटेलर, वो सब अपना मार्जिन जोड़ेंगे तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंसिव चीज़ों में शॉर्टर चैनल्स और चीप चीज़ों में, सस्ती चीज़ों में आप बड़े चैनल्स रख सकते हो, चीप। तो यहाँ पे शॉर्टर चैनल्स और यहाँ पे आप बड़े चैनल्स रख सकते हो। यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज़ आती है। सही हो गया जी, ओके हो गया। देन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज्ड क्या होते हैं? जिनका ऑलरेडी एक मार्केट बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड है, मार्केट में वो बिकना ही बिकना है, काफ़ी दूर दूर तक पहुंचना है ना। वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर चुके हैं, है ना। मिल्टन की वाटर बॉटल ले लो, आप अगर कभी भी चाय की केतली लेने के लिए जाओगे तो लोग मिल्टन प्रेफर करते हैं, सेलो प्रेफर करते हैं, यही प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही होता है। तो उनका ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट है तो वो लोग यूजुअली सब जगह बेचते हैं कि चलो होलसेलर भी ले लो, रिटेलर भी ले लो, एजेंट भी ले लो, बेचो, बस बेचो। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए ना कस्टमर को बहुत सारी जानकारी नहीं देनी पड़ती, कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी चीज़ें सेट होती है। तो वहाँ पे चल सकते हैं लॉन्गर चैनल्स, लॉन्ग चैनल्स चल सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हो, स्टैंडर्डाइज्ड ना हो, कैसा हो?
कस्टमाइज्ड हो, कस्टमाइज मतलब आपने कस्टमर के अनुसार बनाया है, तो आपने बनाया तो आप ही दोगे ना, वहाँ पे शॉर्टर चैनल चलता है। तो स्टैंडर्डाइज में लॉन्गर चैनल्स, कस्टमाइज्ड में शॉर्टर चैनल्स, ठीक है। पेरिशेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। पेरिशेबिलिटी क्या होती है जी? पेरिशेबिलिटी होता है कि सामान पेरिशेबल तो नहीं है, खराब होने वाला तो नहीं है। तो अगर जल्दी खराब होने वाला है तो शॉर्टर चैनल। दूध बेच रहे हो, बिल पहले होलसेलर को दे दिया, फिर रिटेलर को दे दिया, फिर कस्टमर को, भाई इतना लंबा चैनल, दूध वैसे ही खराब हो जाएगा। तो अगर पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाली है, तो चैनल शॉर्ट होना चाहिए। पेरिशेबल नहीं है तो लॉन्ग चैनल भी चलेगा, सही है। तो प्रोडक्ट में आपको इस तरीके की चीज़ें देखनी होती हैं, सही हो गया। अब मार्केट में क्या होता है जी? मार्केट में सबसे पहले बायर्स कितने हैं। अगर बायर्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, तो फिर आपको सब जगह अकेले तो नहीं पहुंचा पाओगे, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर तो खुद हो आप, लेकिन होलसेलर, रिटेलर यही तो दूर दूर तक पहुंचाएंगे। तो अगर बायर बहुत सारे हैं तो गो फॉर लॉन्गर चैनल्स, बहुत सारे नहीं है तो शॉर्टर चैनल्स, ठीक है जी। इसके बाद आता है बायर्स के बाद आपके पास कि बाइंग क्वांटिटी कितना है, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, अगर छोटी क्वांटिटी में एक एक पीस बिकता है तो आप ज़्यादा बड़े चैनल्स भी चला सकते हो कि होलसेलर भी बेच ले, रिटेलर भी बेच ले, जो बेच सकता हो बेच दे। बट अगर बड़ी क्वांटिटी में बहुत बल्क में सामान बिकता है तो बड़े बड़े चैनल नहीं रखने, छोटे चैनल्स, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो गो फॉर शॉर्टर चैनल्स, क्वांटिटी छोटी है तो गो फॉर बड़े चैनल्स, ठीक है। क्वांटिटी के बाद क्या आता है हमारे पास? साइज ऑफ द मार्केट, ठीक है। आपका मार्केट साइज कैसा है? साइज ऑफ मार्केट, आपको ये भी ध्यान देना है कि मार्केट साइज कैसा है। अगर मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ मार्केट है, आप अकेले नहीं पहुंच सकते तो आपको लॉन्गर चैनल्स यूज़ करने पड़ेंगे। अकेले पहुंच सकते हो तो फिर शॉर्टर चैनल्स जाओ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर क्या आते हैं जी? कंपनी की गुडविल कैसी है, सबसे पहला कंपनी की गुडविल कैसी है। अब देखो, अगर आपकी अच्छी गुडविल है, आप खुद ही जान पहचान है, बढ़िया गुडविल है, बढ़िया नाम है, तो आपको होलसेलर रिटेलर की क्या जरूरत है? आप खुद बेच सकते हो अपने नाम से, आप अपने ब्रांचेस खोल लो खुद से, तो होलसेलर रिटेलर की जरूरत नहीं है। बट अगर गुडविल नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर तो हो लेकिन आपको गुडविल चाहिए रिटेलर की, वो आपका सामान बेचे, उसकी जान पहचान बढ़िया है, तो फिर आपको लॉन्गर चैनल चाहिए। अच्छी गुडविल है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ या लिखते चलना। दूसरा होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। अगर आप फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग हो, आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज़ देख सकते हो, तो आप खुद से बेच लो यार शॉर्टर चैनल। आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो उस सिनेरियो में आपको होलसेलर रिटेलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर बड़े चैनल्स के लिए जाओ। तो गुडविल कैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप चैनल्स को कंट्रोल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इफ़ यू वांट कि आपका कंट्रोल बना रहे तो गो फॉर शॉर्टर चैनल्स। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, बिकने दो जैसे बिक रहा है, तो गो फॉर लॉन्गर चैनल्स, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। सही हो गया जी, ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है मेरे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है बेटा जी? गवर्नमेंट में होता है कई चीज़ों को बेचने के लिए गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है। जैसे मेडिसिन हैं, अब उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, है ना। उसी तरीके से कुछ आर्म्स हैं, मतलब गन्स वगैरह सेल करनी है, तो उस प्रकार से ये जितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि आप वो किस प्रकार से बेचोगे। जो गवर्नमेंट ने नियम कायदे कानून बनाए होंगे, आपको वो ध्यान में रखते हुए माल बेचना है। ये नहीं कि किसी को भी बेच रहे हो, चल भाई बेच दो जितनी मर्जी जैसे मर्जी, ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी कंसीडर करने पड़ते हैं। अब क्या बच गया जी? कोई और फैक्टर अगर बच जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी है, और इसके अलावा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो जितने भी वो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, आपको जल्दी अवेलेबल कराना है, कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना है, कॉस्ट देखना है, ये सब अदर्स में आता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं व्हाइल डिसाइडिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि माल कैसे पहुंचाऊं लोगों तक, ये देखने के लिए आपको ये सब फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट, हमने सारा का सारा चीज़ें देख ली इस पार्ट में, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में। अब हमारे पास बचता है अंतिम प्रमोशन।
और यूनिट पूरा खत्म। प्रमोशन में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रमोशन में हम सेल स्ट्रैटेजी से शुरू करेंगे, फिर क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, कितने प्रकार की सेल स्ट्रैटेजी होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रमोशन कैसे करना है, क्या क्या अप्रोच होती हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब इस पे मैं पूरा एक क्लास और लगाऊंगा। तो तुम लोग अभी पहले ये प्रिपेयर करो, आपका यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने आपको 4 पीस में से 3 पीस करा दिए, प्रोडक्ट करा दिया, प्राइस करा दिया, प्लेस करा दिया, प्रमोशन है। प्रमोशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो और कराऊंगा मैं तुम लोग को कल, और दूसरा यूनिट हम शुरू करने वाले हैं। तो बड़ी स्पीडीली आपका सिलेबस हो जाएगा, बस अच्छे से प्रिपेयर करते चलना। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, इतना लर्निंग पूरा कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।